रोशन सर। क्या बात है, सब लगता है घर चले गए ना। लेट हो गया ना क्लास, ज़्यादा लेट हो गया। पढ़ाई रहते सर। तो बताइए आप लोग का रक्षाबंधन कैसा बीता। देख रही है। क्या बोले। क्या बढ़िया बीता। कि भाई बहन का प्यार। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है ना, जिनकी बहनें होती है वो भगवान से हमेशा दुआ करते हैं कि ना बहनें उनकी भी बहनें हो, और जिनका भाई है वो भी चाहते हैं कि मेरा भाई हो। ये ऐसा त्योहार है ना, जिनकी बहन नहीं होती वो अफसोस करते कि काश मेरी भी बहन होती। क्या बोले। मेरी 7 7 बहनें। अंकल आंटी मिला के मतलब अंकल। हाँ, चचेरे। करने गए थे। आप लोग आगे बैठ जाते हैं, आवाज चल जाएगा वहां तक। आगे बैठ जाते हैं। फिर रंजना जी पूछते हैं कि सर तब तो पूरा खर्चा हुआ होगा। तो 7 बहन है तो पूरा खर्चा हुआ होगा। अब खर्चा से डरिएगा। अब तो बहन यही कहेंगी ना कि भैया अब कमाने लगे हैं, अब खुद का मतलब पैसा आने लगा है, तो खर्चा तो बनता है। चलिए स्टार्ट करें। आगे आ जाते ना, अच्छा रहता। नहीं नहीं। देखिए, सभी को एक बार नमस्कार। और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। विशेषण। एक बार मैं बता दूं आपको कि टॉपिक क्या क्या है, जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। जैसे आप स्पेशली तो जेटेट की भी तैयारी कर रहे हो। जेटेट का जो पिछला जो सिलेबस था ना, 15 नंबर का जो था, उसमें 15 नंबर नहीं था, 30 नंबर था। जो आपका अभी पढ़ रहे पेपर 1, जनरल पेपर, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, जैसे सीटेट में होता है ना 30 30 नंबर का, हिंदी इंग्लिश, उसी प्रकार से पिछला बार था। पिछला बार का सिलेबस क्या था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, 16 में जो हुआ था ना, उसका सिलेबस क्या था मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, देखिए इतने सारे नहीं पढ़ने थे आपको, लेकिन फिर भी मैं, आप यदि तैयारी करें तो स्पेशली तो जेटेट का ही तैयारी नहीं कर रहे होंगे, और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जेटेट सिर्फ आप पात्रता परीक्षा पास कर लीजिएगा, ये तो आपको नौकरी नहीं देगा। सर की बची हुई है। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा सिलेबस आपको बताता हूँ कि क्या क्या उसमें था। हाँ देखिए, पिछला बार का सिलेबस है 16 का। उसमें पूछा था एक अपठित उद्धरण, जिसको तो गद्यांश कहते हैं। अपठित उद्धरण का मतलब होता है कि जो आप नहीं पढ़े हुए और उस उद्धरण को भरने के लिए देगा, ये कि आप उसके सार्थक क्या होगा। ठीक है, एक ये था। दूसरा था गद्यांश, जिसको हम लोग कहते हैं पैसेज। अपठित उद्धरण का मतलब होता है कि कहीं से वो उठा के दे देगा और आपको सटीक उसका आंसर देना है। ठीक है, एक है गद्यांश। दूसरा था पद्यांश। और तीसरा था हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या क्या था, टॉपिक सुनिए। संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण था, लिंग था, वचन था, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, आवरे। ये टॉपिक से आपका पिछला का जो प्रीवियस का जो एग्जाम होता उसका सिलेबस है। और इसमें क्या था कि शिक्षण,
शिक्षा शास्त्रीय आयाम में मतलब जो शिक्षा शास्त्र पढ़ना था, जो कहते हैं कि हिंदी पेडागोजी पढ़ना है, उसमें क्या था कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां था पढ़ना था। तो 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें भी रहेगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद भाषा कौशल था, जो वही पढ़ते हैं, ना बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद था संप्रेषण कौशल का विकास, यानी जो बोलते हैं हम लोग, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, बोलना। हाँ, तो संप्रेषण कौशल का विकास, इसके बारे में पढ़ना था। और उसके बाद कहता है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, यानी आप भाषा सीखते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती है। साथ ही साथ विसंगतियों का निराकरण, यानी आप यदि कोई कठिनाई आती तो हम उसका निराकरण का समाधान कैसे करेंगे। उसके बाद कहता है शिक्षण उपादान, शिक्षण उपादान, और एक और टॉपिक था उपचारात्मक शिक्षण, ये प्रीवियस का सिलेबस था। शिक्षण उपादान, शिक्षण उपादान का मतलब होता है कि आप पढ़ रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको कठिनाइयां आएगी, वही चीज है जो ऊपर मैंने बताया कि भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां। उपादान भी वही चीज है कि आप यदि कोई समस्या का समाधान करते हैं तो किस माध्यम से करेंगे। ये उपादान मतलब कारक, किन किन साधनों को का प्रयोग करके आप उसका समाधान करेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर बात की बात है, पेडागोजी से 2 क्वेश्चन आएगा। तो अब आप बताइए कि हम सिलेबस के अनुसार चले या तो फिर आपका हिंदी व्याकरण कंप्लीट करें। सिलेबस तो मैंने तो बताया ना, इसमें क्या है कि क्रिया विशेषण, विशेषण, समास, संधि नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो समास और संधि से क्वेश्चन पूछा है। अब यदि हम यदि सर ध्यान दीजिएगा, सर लैंग्वेज पेपर का क्लास स्टार्ट कब, अच्छा स्टार्ट करूंगा सरस्वती, हाँ बार का सिलेबस आएगा, ये तो पता नहीं, मैं भी नहीं बता सकता। यदि मैं देखूं सिलेबस को, सिलेबस में आपके बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने, लेकिन यदि मैं देखूं क्वेश्चन जो पूछा गया है तो आप तो सिलेबस को नेग्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया वो ना रियल है। तो क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन पूछेगा हिंदी व्याकरण से, लेकिन कोई वैसा टॉपिक जो है जो नहीं छोड़ा है। संधि से पूछा ही, वाक्य से पूछा ही, समाज से पूछा ही है, संज्ञा सर्वनाम भी कभी कभी दे देता है। तो अभी मैं क्रिया पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्रिया विशेषण, और उसके बाद जो मेन मेन टॉपिक है जैसे आपका संधि, समास, अलंकार, अलंकार को पढ़ने में कम से कम 3 से 4 क्लास लगेगा, 3 क्लास तो एनी हाउ लगेगा। हाँ, छंद भी पूछ सकता है, रस छंद, जैसे देखिए पिछला प्रीवियस क्वेश्चन देखे तो नहीं पूछा गया, हो सकता है यदि इस बार आ जाए तो फिर हाँ ये बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि पहले का जो कंपटीशन था वो और अब में बहुत अंतर है। यदि आप लोग बोलिएगा तो रस छंद अलंकार पढ़ा दूंगा, रस छंद अलंकार पढ़ाऊंगा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले 2 से 3 क्लास लगेगा, लेकिन एक बार रस छंद पढ़ लीजिए ना और अलंकार पढ़ ली तो फिर अब दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एग्जाम दीजिए आप। संधि समास पहले कंप्लीट कर, क्योंकि ये बहुत मेन टॉपिक है, और संधि समास में हमेशा आप लोग फंसते हैं। संधि का नाम ही सुन के डर लगता होगा कि संधि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन खत्म, क्रिया खत्म कर लेते हैं और उसके बाद क्रिया विशेषण पर आ जाएंगे। क्रिया विशेषण समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब है कि हिंदी व्याकरण वर्णमाला का समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और क्रिया विशेषण बताऊंगा तो अवयव भी बता दूंगा, संबंध बोल जो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, वो छोटा छोटा टॉपिक है, बस समझने का छोटा सा है। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करें। सर जी चैप्टर से आएगा वो पहले पढ़ा तो मैं बता दूंगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं नहीं, जो लैंग्वेज टीचर बनेंगे ना उनको अपना भाषा ही नहीं पढ़ना, तो भ्रम में नहीं रहिएगा। पहले बोला गया था, बहुत सारे आप यूट्यूब में सुने होंगे कि जो लैंग्वेज के टीचर बनेंगे उनको सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जैसे सीटेट में आप देखते हैं ना, तो सीटेट में क्या रहता है कि जो भाषा के शिक्षक बनेंगे वो उनको कंपलसरी रूप से एसएसटी पढ़ना रहता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दे दिया है, या तो एसएसटी लीजिए या तो साइंस लीजिए। ऐसा नहीं कि जो भाषा के टीचर बनेंगे जिनका हिंदी इंग्लिश जो होगा वो सिर्फ भाषा ही पढ़ना है, तो भ्रम में नहीं रहिएगा। आपको 60 नंबर का जो एसएसटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, सॉरी मैथ साइंस पढ़ना है, जो सबको पढ़ना है वो आपको भी पढ़ना है। अच्छा, भाषा के कौन कौन है स्टूडेंट, भाषा के इतने लोग हैं ना, हिंदी और इंग्लिश होगा या तो फिर नागपुरी कोटा जो भी होगा। तो आप जो भी भाषा के शिक्षक बनेंगे ना तो उनको एसएसटी या तो साइंस पढ़ना है, आपको जो अच्छा लगे। यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा एसएसटी लीजिए, एक तीर से दो दो निशाना लगेगा। क्यों?
क्योंकि उसमें भी 6 to 8 ही पढ़ना है, वही सिलेबस पढ़ना है, और इसमें भी 6 to 8 वही सिलेबस पढ़ना है। कोई आपका झारखंड जो है ना वो अलग से सिलेबस नहीं बनाएगा, और यदि सिलेबस देगा भी ना तो वही सिलेबस देगा। जैसे जो देखे होंगे नेट के बाद जेट आया था ना झारखंड में, अभी तो एग्जाम होने वाला, एनटीए बोल देगा हम एग्जाम ही नहीं लेंगे, तो जो नेट का सिलेबस था वो बहु जेट में लाके उठा के डाल दिया, वही आपका सीटेट वाला ही जेट में लाके डाल देगा, वही एनसीईआरटी पढ़ना है जो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो मैथ साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका भाषा है, वो मैं इसीलिए एसएसटी लेने के लिए कह रहा हूँ, क्या कि आप जेटेट भी पास कर सके और सीटेट भी पास कर सके, दोनों चीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अब तो। ठीक, आज का टॉपिक क्या है? क्रिया। और कोई प्रॉब्लम? खोटा क्लास कब? पता मुझे तो नहीं पता, आप पूछ लीजिए कब कब होती। मेरी क्लासेस जो है वो सोमवार मंगलवार बुधवार होती है। ठीक है, 1 से 2। चलिए, अच्छा ये क्रिया समझते हैं, क्रिया क्या होता है? आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? क्रिया का दूसरा नाम ही है काम। क्रिया का दूसरा नाम ही है काम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ये वर्ब कोई अलग नहीं है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना वही वर्ब है। किसी काम का होना या करना, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है? क्रिया ही है, काम ही है। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप अपने लिए पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या फिर होना समझ में आता हो। अब परिभाषा भी नहीं जाइए, कभी परिभाषा इस तरह का नहीं देगा, सीधे कहेगा कि किसी काम का होना या करना, किसी काम को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये क्या कहलाता है? क्रिया, वर्ब। अब एक चीज समझिएगा, उदाहरण कहता है उठना, बैठना, पढ़ना, जाना, रोना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया। किसी भी तरह का काम हो सब क्रिया कहलाता है। लेकिन आपकी क्रिया के क्वेश्चन जो आता है वो ज्यादातर 3 से 4 टॉपिक से आता है। मैं पहले से रिमाइंड करा दूं, क्लास कब? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यही ना? हाँ, 3 दिनों तक। सबसे पहले जो एग्जाम दिए आप दिए ना सहायक आचार्य का एग्जाम, हाँ, पूर्वकालिक क्रिया पूछता है ना, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक और होता है द्विकर्मक क्रिया। ये 5 क्रिया से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये दोनों तो आप पक्का सुने होंगे, सकर्मक और अकर्मक। ये दोनों में कंफ्यूजन है सर, पूर्वकालिक क्या होता है और एक प्रेरणार्थक क्या होता है और एक द्विकर्मक क्या होता है, एक एक करके ध्यान से समझ। सबसे पहले कहता है क्रिया एक विकारी शब्द है। मैंने पहले ही बताया कि जो लिंग वचन और कारक के बदलने पर बदल जाए वो क्या कहलाता है? विकारी शब्द। जैसे खाता का खाती बदलता है ना, खाता का खाती होता है। जब हम राम की जगह सीता कर देते क्या हो जाता है? खाता का खाती, गाता का गाती। यानी ये क्रिया क्या होता है? बदलता है। तो जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द, और जो नहीं बदलता उसे अविकारी शब्द। इसीलिए कहा गया कि क्रिया क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत कितने आए थे? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आए। इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़िएगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये चारों अविकारी होते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते। ये आप चाहे लिंग परिवर्तन कीजिए, वचन परिवर्तन कीजिए या फिर कारक को बदल दीजिए, ये कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपके विकारी और अविकारी से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण दे देगा और क्रिया की जगह क्रिया विशेषण दे देगा। तो 4 ऊपर से याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द जो बदलते हैं। और इसके बाद जो आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों नहीं बदलते। ये क्या है? अविकारी शब्द। क्लियर? हाँ, अविकारी को अवयव भी कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है। आपको कभी कभी पूछ देता है कि अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अवयव, उसी को कहते हैं। अब अविकारी कम सुनेंगे लेकिन अवयव ज्यादा सुने होंगे। और जैसे अविकारी के 4 भेद होते हैं, उसी प्रकार अवयव के भी 4 भेद होते हैं। सेम टू सेम दोनों दोनों का एक ही नाम है। जैसे मान के चलिए इनका नाम जो होगा वो सर्टिफिकेट में या स्कूल में कुछ अलग होगा, और घर में छोटी कुछ भी बुलाया जाता होगा, तो नहीं पता। तो जो नाम, दोनों तो नाम तो एक ही व्यक्ति का है, तो उसी प्रकार से अविकारी कहिए या फिर अवयव कहिए, दोनों एक ही नाम है। ठीक,
क्रिया समझ गए किसे कहते हैं सो? आगे देखिए, कहता है कि जिनके रूप, लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं, यानी विकारी शब्द उसे कहते हैं जो लिंग, वचन और कारक के बदलने पर बदल जाते हैं, उसी को परिभाषा में लिखा गया। अब यहां पर कहता है दूसरा कि क्रिया का मूल क्या होता है? धातु होता है। एक चीज जानते हैं, क्रिया जो होता है ना वो स्वतंत्र नहीं होता है, प्रत्यय लगाया जाता है तब वो बनता है। जैसे मैं कहूं खाना, क्या ये खाना स्वतंत्र शब्द है? ये स्वतंत्र कौन सा है? खा। ये आपका मूल धातु कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मूल धातु। और इसमें जो ना लगा हुआ है ना वो प्रत्यय लगा हुआ है। जो मूल शब्द के बाद लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो मूल शब्द के पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये जो ना लगा हुआ है ना ये आपका प्रत्यय है। ये क्या है? प्रत्यय है। इसीलिए कहा गया कि क्रिया का मूल क्या होता है? धातु होता है। धातु का मतलब ये हा, का, जा, इसमें प्रत्यय लगाया जाता है तब ये क्रिया बनता है। तब ये क्या बनता है? क्रिया बनता है। ठीक है। अब यहां पर कहता है धातु के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं देखिए। सबसे पहला होता है मूल धातु, जो मैंने कहा ये स्वतंत्र होता है। मूल का मतलब ही होता है अयौगिक या तो फिर में, तो इसे वो मौलिक भी कह सकते हैं। कहता है कि वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात जो स्वतंत्र होती है वह मूल धातु कहलाती है। जैसे जा, जा में यदि मैं प्रत्यय लगा दूं ना तब ये बनेगा जाना, तब ये क्रिया बनेगा, ये भी मूल धातु है। उसके बाद खा में लगा दूं ना तब ये बनेगा खाना, पढ़ में लगा दूं पढ़ना तब ये बनेगा क्रिया, चल में लगा दूं ना तो ये क्या बनेगा? चलना। यानी मूल धातु का मतलब होता है कि वह स्वतंत्र होता है और किसी के साथ भी लगकर बदल सकता है। ठीक है, ये क्या है? मूल धातु। जैसे जा, खा, जा से जाति भी हो सकता है, खाती भी हो सकता है, पढ़ती भी हो सकता है, पढ़ता भी हो सकता है। ये क्या है? मूल धातु। ये किसी दूसरे के साथ लगेगा। मूल धातु का मतलब समझ गए? क्रिया के कितने रूप? दो रूप, एक मूल धातु और दूसरा आएगा यौगिक। देखिए यहां पर कहता है कि यौगिक धातु मतलब मिला हुआ होगा। यौगिक का मतलब मिला हुआ। अब यहाँ पर कहता है यह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात वह धातु, यह धातु स्वतंत्र नहीं होता। क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता। ये स्वतंत्र नहीं मतलब ये आजाद नहीं है, ये किसी के साथ मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर चलना, चलना जो बना ये चल है। चल क्या है? मूल धातु है और इसमें ना लगा, और चलना से हम चला भी कर सकते हैं, चलना से चला भी कर सकते हैं। तो मूल धातु है चल, चल से आप चलना कीजिए, चला कीजिए, चलाना कीजिए। अब तो इसमें जोड़ रहे हैं ना, इसका मूल धातु क्या है? चल। उसके बाद पढ़ना, पढ़ना से पढ़ा भी कर सकते हैं। यानी पढ़ से देखिए कितना कर सकते हैं, पढ़ से पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ा, पढ़वाना, सारे क्रिया बन सकते हैं। हमने एक शब्द लिया पढ़, और पढ़ से इतने सारे क्या बन गए? यौगिक धातु बन गए, यौगिक क्रिया बन गए। ये मूल और यौगिक समझ में आया? हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये पढ़ लिखाओ, इसे पहले हम अन लगा देते, अनपढ़ बन जाएगा। सिर्फ प्रत्यय ही नहीं लगता, उपसर्ग भी लगता है, तो वो भी तो यौगिक ही कहलाएगा। ठीक है, इसके पहले सिर्फ प्रत्यय ही सॉरी इसके बाद प्रत्यय ही नहीं लगेगा, उपसर्ग भी लग सकता है, अनपढ़ बन जाएगा या अपढ़ भी बन सकता है। ठीक है, देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर कहता है कि यह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर। अब ये जो पढ़ शब्द है, पढ़ जो शब्द है ये क्या है? ये क्रिया है? नहीं है, ये मूल धातु है और उसी को संज्ञा और विशेषण कहा गया। और जब हम इसमें प्रत्यय लगाते तब ये क्रिया बनता है। समझ गए? अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कहता है हाँ ये क्या हो जाएगा? संज्ञा विशेषण, क्योंकि वो क्रिया नहीं है, हम जब उसमें प्रत्यय लगाते हैं तब वो क्रिया बनता है। ठीक है, आपसे एग्जाम पूछता है कि क्रिया का मूल क्या होता है, एक प्रश्न आता है
क्रिया का मूल क्या होता है, धातु या फिर उपसर्ग या प्रत्यय, इस तरह से दे देगा। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आता है। दूसरा कहता है यौगिक धातु के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। क्रिया के 2 रूप बताए मैंने, मूल और दूसरा यौगिक। यौगिक के 4 प्रकार। सबसे पहला प्रेरणार्थक। अच्छा, प्रेरणार्थक कौन से शब्द से बना है, प्रेरणा से बना। प्रेरणार्थक किससे बना है, प्रेरणा से। ध्यान से समझिएगा, किसी को मोटिवेट करना। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैं कहूं कि मैं पढ़ रहा हूं, यानी मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं। और यदि मैं कह दूं कि पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे और को पढ़ा रहा हूं। वहीं से बना प्रेरणा, और वहीं प्रेरणा से बना प्रेरणार्थक। तुम लोग कहते हैं मोटिवेट करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को जगाना या किसी को काम करवाना। जैसे मैं कहूं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा हूं। प्रेरणा का मतलब किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाना। जैसे जगना नहीं, जगाना या जगवाना। यदि प्रेरणार्थक देखा जाए, यहां पर पढ़ना ये अपना मूल क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यदि इसे पढ़ना से पढ़ाना बन जाए, क्योंकि ये काम खुद नहीं कर रहे, ये काम कर रहे लेकिन किसी दूसरे के लिए कर रहे, या तो फिर पढ़ाना से पढ़वाना, पढ़ाना से पढ़वाना। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया में कहता है कि यह काम स्वयं के लिए नहीं करता, किसी दूसरे के लिए करता है वो। जैसे जगना, जगना से क्या बनेगा, जगना से जगाना या फिर जगवाना। ठीक है, जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना। तो जो लिखाना और लिखवाना बन रहा है, पढ़ाना और पढ़वाना बन रहा है, ये सारे सब क्या है, प्रेरणार्थक है। समझ गए प्रेरणार्थक क्या होता है सो? यदि छाटने के लिए देगा आपको तो छाट लीजिएगा। इसी तरह से देता है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, इस तरह से दे देगा, पूछेगा कि बताइए कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, अब आगे देखिए। दूसरा कहता है संयुक्त यौगिक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, परिभाषा तो पहले बताएंगे, इसको समझिए। संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ा। यौगिक मतलब मिला हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं मेरा खाते पीते दिन गुजर जाता है, मेरा खाते पीते दिन गुजर जाता है, खाना भी पीना भी, तो क्रिया को क्या किए, जोड़ दिए। मेरा हंसते खेलते जीवन बीत जाएगा, यानी हंसना खेलना, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त यौगिक क्रिया। यानी दो क्रियाओं को जब एक साथ मिलाकर लिखा जाए, एक साथ प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त यौगिक क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया क्या है, जैसे कहते हैं ना बात, बात करना। अरे हम लोग कहते हैं बात से बतियाना, जैसे कहते हैं गप, गप से गपियाना, तो ये क्या होता है, नाम धातु। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। संयुक्त यौगिक पूछ सकता है, प्रेरणार्थक पूछ सकता है। एक और जो है नीचे, अनुकरणात्मक। अनुकरण का मतलब क्या होता है, हाँ फॉलो करना। जैसे मैं आपको जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे अनुकरण करते हैं ना, वैसे अनुकरण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो नकल करना होता है। अब तो नकल नहीं कर, वैसे देखा जाए तो नकल करना मतलब कॉपी करना, कॉपीराइट कहते हैं ना, जेरोक्स कर दीजिए, यानी नकल कर देना। तो अनुकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आवाज है, मैं ये आवाज कर रहा हूँ, कैसा आवाज है, खटखट, और खटखट से कर दे खटखटाना, क्या बन जाएगा, अनुकरणात्मक। यानी किसी ध्वनि को आप क्रिया में बदल दे। जैसे घोड़ा, क्या घोड़ा का आवाज कैसा होता है, हिन हिन, अरे हिन हिन से कर दे हिनहिनाना, क्या बन जाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया। यानी किसी ध्वनि को आप क्रिया में बदल दे तो वह क्या बन जाता है, अनुकरणात्मक क्रिया। अब एक एक करके ध्यान से समझ, ये चारों समझ में आया शॉर्ट में, हल्का हल्का समझ में आया। प्रेरणार्थक का मतलब किसी दूसरे को प्रेरित करना, संयुक्त यौगिक का मतलब दो क्रियाओं का मिलन होना, नाम धातु का मतलब जैसे बात से बतियाना, गप से गपियाना, और उसके बाद कहता है अनुकरणात्मक का मतलब नकल करना। नकल करना कहने का मतलब चोरी नहीं करना, मतलब है कि किसी ध्वनि को आप क्रिया में जब बदल दे तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुकरणात्मक। देखिए कहता है कि वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं ना काम करके, स्वयं ना काम करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, और इसी से बना प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरित करे वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन ने सोहन को जगाया, मोहन ने सोहन को जगाया, क्या ये मोहन जो जगाया वो अपने लिए जगाया,
सोहन को पढ़ने के लिए जगाया, लेकिन बड़े भाई लोग यही यही सब करते हैं, छोटे को उठा दिए, पता चला खुद से सो गए। बाबू पढ़ो रे, तुमको पढ़ना है, हम सोते हैं। हाँ, अब बताइए कि बड़ा भाई जब सो जाएगा तो छोटा भाई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। कहते ना कि जिधर जिधर से बड़ा भाई चलेगा वही रास्ते में छोटा भाई भी चलेगा, छोटा भाई हो बहन हो। ये कहा था कि बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर होता है। वो जैसा करेंगे वैसा उनके नीचे वाले सभी भाई बहन करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये आपका क्या है, उठ क्या है, मूल शब्द, इसमें प्रत्यय लगाया गया ना? उठना से उठाना, उठवाना, स्पष्ट हो रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? पीना से पिलाना, पिलवाना, करना, कराना, करवाना, कोई काम करवाना। फिर कहता है सोना। अब ये सोना वो धातु वाला सोना नहीं समझ, सोना मतलब सोना जो सबको प्यारी होती है। सोना भी दो तरह का होता है ना, एक आराम करना और एक धातु वाला सोना, दोनों सबको अच्छा लगता है। 2 से 3 दिन छुट्टी रहा, खूब सोए। अब कहता है सोना, सोना का क्या हो जाएगा, सुलाना और सुलवाना। ठीक है, उसके बाद खाना, खाना का खिलाना और खिलवाना। इतना उदाहरण से कंप्लीट हो गया ना? अब इस तरह का यदि रहेगा बना लीजिएगा। आगे देखिए, दूसरा क्या कहता है, जैसे कहता है कि यौगिक धातु या तो फिर संयुक्त क्रिया धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह यौगिक या संयुक्त क्रिया धातु कहलाता है। आप इसको क्रिया भी कह सकते हैं धातु, क्योंकि क्रिया का ही मूल रूप होता है धातु। अब यहां पर कहता है जैसे रोना धोना, रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना रोना, ये सारे क्या है, संयुक्त यौगिक है, यानी दोनों मिला हुआ है। ये क्लियर हो गया संयुक्त यौगिक क्या होता है सो? जैसे मैं कहूं वह उसका हमेशा रोना धोना। अब ये कपड़ा धोने वाला नहीं समझ लीजिएगा, रोना धोना लगा रहता है, लगा रहता है। अब आपको क्या करेगा, इसको अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि बताइए यह इसमें से क्या कौन सा क्रिया, रोना धोना कौन सा क्रिया। अब यहाँ पर रोना धोना कहने का मतलब है, मान के चलिए कि कोई छोटी छोटी बात में भी रो जाए तो घर वाले कहते हैं ना इसका तो आदत ही हो गया है, इसको कुछ भी बोलो मारो पीटो हमेशा हर बात में रोने लगता है। ठीक है, तो उसका हमेशा रोना धोना लगा रहता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, आपको नीचे अंडरलाइन कर देगा या तो फिर हाईलाइट कर देगा, और हाईलाइट करके आपसे पूछेगा कि बताइए यह कौन सा क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, या तो फिर संयुक्त यौगिक क्रिया है। क्या जाएगा, समझ गए? आगे देखिए, देखिए नाम धातु क्रिया क्या होता है, वह धातु जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है। जैसे बात से बतियाना, कहीं ना कहीं आपको बतियाना है जो है ये भाववाचक का बोध कर रहा है, यानी कहता है कि वह धातु जो, ये धातु है और कहता है इससे क्या बन जाए, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण बन जाए। अब ये बात से बतियाना कहीं ना कहीं आपको भाव का बोध हो रहा है ना, फीलिंग्स हो रहा है कि कोई बतिया रहा है, तो कहते हैं क्या बतिया रहा है, आप सुन रहे नहीं सुन रहे, तो कहता है बात से बतियाने, अपना से अपनाना, ये किसका बोध कर रहा है, भाववाचक संज्ञा का बोध कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, गर्म से गरमाना, कहते हैं तो ये सारे सब क्या है, नाम धातु क्रिया। समझ गए, पूर्वकालिक समझ गए, संयुक्त या फिर यौगिक क्रिया समझ गए, तीसरा कहता है नाम धातु क्रिया, ये समझ गए। चौथा जो है अनुकरणात्मक, ये तो मैंने पहले बताया कि किसी भी ध्वनि को आप यदि क्रिया में बदल दे तो वो क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक। देखिए क्या कहता है, वह वास्तविक वास्तविक या कल्पित ध्वनि जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है, क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है, वह अनुकरणात्मक क्रिया कहलाता है। जैसे इन्हीं का 2 बजे से क्लास नहीं रहता है,
क्लास है क्या किन्हीं का 2 बजे से है? 2 बजे से क्लास है? आज तो लेट होगा थोड़ा सा। चलिए, नहीं यदि लेट होगा किन्हीं का तो चल जाएगा, ठीक है। कहता है जैसे खटखट, खटखट क्या है? एक ध्वनि है ना, एक आवाज है। अब जैसे मैंने कहा, ठीक है, खटखट ये ध्वनि है, और ध्वनि को यदि हम क्रिया बदल दे, खटखट से खटखटाना। अब कोई बच्चा को चुप करवा रहे, वो खटखट कर रहा है, बोल रहे बच्चा चुप, बाबू चुप हो जा, चुप हो जा, पढ़ रहे, डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो और खटखट कर रहे, तो वो क्या बन गया? क्रिया बन गया। यानी ध्वनि जब क्रिया बन जाए उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। थप थप, जैसे किसी का पीठ थपथपाना, वो क्या है? क्रिया बन जाता है। ये थप थप कर रहा है, यानी ये तब तक ध्वनि है, और यदि ज्यादा देर तक कर दिए तो वो क्रिया बन जाएगा, ठीक है। जैसे हिन हिन, हिन हिन से हिनहिनाना, कोई भी पक्षी का आवाज लीजिए, जैसे कहते हैं कलकल, और कलकल से कलकलाना, हाँ चिचियाना। चिड़िया का आवाज कैसे होता है? चहकना, तो चचहाना। यदि चहकना बोला जाए वो उसकी ध्वनि है, लेकिन यदि मैं कह दूं चचहाना, ये क्या बन जाएगा? अनुकरणात्मक क्रिया बन जाएगा। ये चारों समझ में आया? अब आपका मेन, जहां से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक, अकर्मक और सकर्मक। कितने लोग अकर्मक और सकर्मक को पहले समझ चुके हैं? कंफ्यूजन कहीं है? होता है? अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूँ, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर हमसे टेस्ट ले रहे हैं। हाँ देखिए, ध्यान समझिए, क्योंकि अकर्मक और सकर्मक से हमेशा क्वेश्चन रहता है, और बहुत छोटा सा आपके कंसेप्ट यदि क्लियर है ना, तो अकर्मक और सकर्मक में कभी नहीं फंसेगा। मैं कितना बार लाइव क्लास में भी बता चुका हूँ। देखिए, यदि मान के चलिए आपसे पूछा गया, राधा प्रतिदिन पढ़ती, बताइए। अच्छा कितने लोग सकर्मक में, कितने लोग, अच्छा कितने लोग सकर्मक में, वो हाथ उठाइए, कितने लोग सकर्मक में? बताइए, कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए आए होगे ना। अरे गलत होगा तो हम थोड़ी ना आपको डंटा पीट लेके पीटेंगे। बताइए, हाँ आप लोग बताइए, कितने लोग सकर्मक की तरफ है? कोई नहीं। अच्छा अकर्मक की तरफ कितने लोग हैं? मतलब दोनों तरफ नहीं है? देखिए, एक चीज समझिएगा, सबसे पहले मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिए। जहां पर भी कर्म हो, जहां पर कर्म का मतलब क्या होता है? जो काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये कोई कर्म नहीं है, ये क्रिया है। और यदि मैं कह दूं मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, तब ये कर्म बन जाएगा। तो जहां पर कर्म हो वो क्या होता है? सकर्मक होता है। और जहां पर कर्म ना हो, कर्म क्या हो ना हो, वह क्या होता है? अकर्मक। अब इसको ध्यान समझिए, मैं तोड़ के बताता हूं। यहां पर कहता है राधा क्या है? राधा क्या है? करता है। राधा क्या है? करता है, यानी काम को करने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, 1 नंबर सकर्मक। अच्छा देखते, राधा क्या है? करता, काम को करने वाला। प्रतिदिन, ये क्या है? ये कहता है एक क्रिया विशेषण। ये क्या है? क्रिया विशेषण, और ये किसी तरह का कर्म नहीं, ये किसी तरह का कर्म नहीं है। उसके बाद कहता है पढ़ना, क्या है? क्रिया है। तो कहीं कर्म आपको दिखा? नहीं दिखा, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। यदि यहां पर रहता ना, बड़ा आ जाता ना गाने वाला। देखिए, यदि यहां पर रहता राधा पत्र पढ़ती, तब ये क्या होता? सकर्मक होता, क्योंकि इसमें कर्म है। क्या कर्म कर रही है? पत्र। एक पहला जाने कि कर्म जहां पर रहेगा वो सकर्मक है, और दूसरा मैंने बताया कि जहां पर कर्म ना रहे वहां पर अकर्मक। एक दूसरा और इसको पहचानने का तरीका, जहां पर भी क्या और
किसको का उत्तर मिल जाए, क्या और किसको का उत्तर मिले वो हमेशा सकर्मक होता है। ठीक है, और जहां पर क्या और किसको का उत्तर ना मिले वो क्या होता है, कर्मक। अब जैसे कहिएगा सर, आपने जो उदाहरण लिखा था, राधा पत्र पढ़ती है या लिखती है, कुछ भी, राधा पत्र पढ़ती है। अब ये क्या करना है आपको, एक वाक्य दिया, वाक्य में कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखिए आप इससे क्वेश्चन पूछिए, राधा क्या पढ़ती है, पत्र पढ़ती है, उत्तर मिल रहा है, क्या जाएगा। दूसरा तरीका समझ गया, ये दोनों तरीका में से एक भी यदि भूले तो दूसरा अप्लाई कीजिएगा, और यदि दोनों याद है तो दोनों याद कीजिए। अब जैसे देखिए, मैं कह दूं मां बच्चे को पिलाती है, दूध पिलाती है, ये तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें दो दो कर्म हो रहा है, क्या और किसको, क्या पिला रही है, दूध पिला रही है, किसको पिला रही है, बच्चे को पिला रही है। यदि यहाँ पर रहता सिर्फ माँ बच्चे को पिला रही है तो भी सकर्मक होता, और रहता कि माँ दूध पिला रही है तब भी क्या था, सकर्मक होता, क्योंकि यहाँ पर क्या का भी उत्तर मिल रहा है और किसको का भी उत्तर मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई ना कोई आपको एक ही देगा अंडरलाइन करके, और यदि दोनों पूछेगा तो आपको दोनों दे देगा कि बच्चे और दूध दोनों, या फिर बच्चे या फिर दूध, इसके माध्यम से पहचान करें कर्म कौन सा है। समझ गए, आसान तरीका देखिए। अब कहता है सकर्मक क्रिया क्या होता है, वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से होती है, जिसके साथ कर्म से होती है, यानी कर्म जिसमें होता है या कर्म होने की संभावना होती है, हो होती हो, तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि राधा पत्र पढ़ती है या राधा पत्र लिखती है, एक कर्ता पर जोर नहीं पड़ रहा है, एक कर्ता काम कर रहा है, लेकिन काम क्या कर रहा है, वो चिट्ठी पर या फिर पत्र पर जोर पड़ रहा है, वह व्याकरण पर जोर पड़ रहा है। तो जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, कि वह कर्म क्या कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, सकर्मक क्रिया। सिंपल सा, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो अकर्मक। अब समझ गए, देखिए उदाहरण देखिएगा, क्या इसमें सकर्मक क्रिया है, सर आप कंफ्यूज कर दिए, कैसे कंफ्यूज हो गए रवीना जी। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसमें कर्म हो, ठीक है, जिसमें कर्म हो वो सिंपल सा सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक होता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए कहता है राम आम खाता है, राम क्या खाता है, आम खाता है, ये कर्म क्या कर रहा है, आम खा रहा है। यहाँ पर आम की जगह कुछ भी हो सकता है, चावल खा सकता है, रोटी खाता है। मोहन पढ़ता है, यदि यहाँ पर ये पुस्तक ना रहता, सिर्फ रहता पढ़ता है, तब ये अकर्मक, और यदि यहाँ पर कह दूं पुस्तक पढ़ता तब सकर्मक। एक उदाहरण देता हूं, पक्षी आकाश में थे, ये कौन सा क्रिया, ध्यान से समझिएगा आप, जहां पर कंफ्यूजन कर रहे हैं मैं बताता हूं वो पॉइंट क्या, आप समझ रहे होंगे कि पक्षी जो है वो कर्म कर रही है, पक्षी करता है क्योंकि ये उड़ने वाली है, पक्षी क्या है, करता, काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रही है। तो आकाश कोई कर्म है क्या, नहीं, ये तो क्रिया कर रही है ना, उड़ना, ये तो क्रिया कर रही है। इस तरह का क्वेश्चन आता है फंसाने के लिए, इसी तरह का देता है क्वेश्चन, इसमें कोई कर्म नहीं है, ये आकाश में उड़ रही थी, ये तो स्थान का बोध कर रहा है, ये तो स्थानवाचक हो गया। पक्षी जो है वो करता है, तो कर्म इसमें कहाँ है, और पूछिए तो इससे, पक्षी आकाश में उड़ रहे, क्या उड़ रहे, क्या और किसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये तो पक्षी करता हो गया, काम तो वही कर रही है। ठीक है, यदि यहां पर रहता राम पक्षी को आकाश में उड़ाता है, आकाश में
उड़ाता है, तब क्या होता, तब ये सकर्मक होता, क्योंकि किसको उड़ाता है, पक्षी को उड़ाता है। किसको उड़ाता है, पक्षी को उड़ाता है, क्योंकि राम जो है वो काम करने वाला, कर्ता जो है वो राम है। अब कंफ्यूजन दूर हुआ, ठीक है। मेरा भाई शिक्षक बन गया, मेरा भाई क्या बन गया, शिक्षक बन गया, ये क्या हो जाएगा, एक प्रश्न आया है एमडी मुमताज मलिक की तरफ से कि बताइए मेरा भाई शिक्षक बन गया कौन सा क्रिया है, कौन बन गया, क्या बन गया, शिक्षक बन गया, सकर्मक क्रिया। क्या और किसको का उत्तर मिले, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी कर्म आपका गायब हो जाता है, तो कर्म यदि नहीं दिख रहा है तब आप कौन सा रूल अप्लाई कीजिएगा, क्या और किसको का, क्या और किस, अब इसमें देखिए कोई कर्म हो रहा है क्या, मेरा भाई शिक्षक बन गया, कोई कर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन आप दूसरा रूल अप्लाई कीजिए, क्या और किसको, मेरा भाई क्या बन गया, शिक्षक बन गया, सकर्मक क्रिया। आप समझ गए, चलिए आगे देखिए। देखिए उदाहरण से तो सब कंप्लीट हो रहा होगा। शीतल खाना पकाती, यदि पकाती है तो सिर्फ रहता है अकर्मक, खाना पकाती, क्या पकाती है, खाना, कर्म क्या कर रही, खाना। मीरा चाबी टेबल पर ही भूल गई, क्या भूल गई, अभी टेबल को नहीं लगा दीजिएगा, चाबी भूल गई, क्या भूल गई, चाबी भूल गई। अब यहाँ पर देखिए कोई कर्म है, नहीं है, लेकिन फिर भी क्या और किसको का अप्लाई किए तो बन गया। राम फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। श्याम टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। राहुल ने केला खाया, केला। अब ये अकर्मक क्या कहता है, जस्ट उसी का उल्टा, जिसमें कर्म ना हो। उदाहरण देखिए, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। राम हंसता है, क्या हंसता, कभी पूछेगा क्या हंसता है, भाई हंसता है, जैसे जैसे सबको हंसते वैसे वो भी हंसता है, भले हंसने का स्टाइल अलग हो। शीला हंसती है। अब आगे देखिए, बच्चा रो रहा है, अब इसको पूछेगा क्या रो रहा है, बच्चा तो करता है, काम को करने वाला है, रो कौन रहा है, बच्चा रो रहा है। हाँ, किसके लिए रो रहा है, चॉकलेट के लिए रो रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये नोट में क्या कहता है, कहता है कि क्रिया को पहचानने का नियम, क्रिया की पहचान के लिए क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो समझना चाहिए कि क्रिया क्या है, सकर्मक, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक। वही नोट में लिखा हुआ जो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, ठीक है। अब कहता है कि क्रिया के कुछ अन्य भेद, क्रिया के कुछ अन्य भेद, देखिए क्या होता है अन्य भेद में, जो मैंने ऊपर बताया ना, एक पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक, वो दो चीजों को ध्यान रखिएगा, और इसमें आएगा सॉरी, एक प्रेरणार्थक और एक अनुकरणात्मक, वो याद रखिएगा। प्रेरणार्थक किसी को प्रेरित करना, अनुकरणात्मक जो अनुकरण यानी खटखट से खटखटाना, और अकर्मक और सकर्मक, ये चार कंप्लीट हो गया। इसमें एक मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देखिए कहता है कि क्रिया के कुछ अन्य भेद, आपको कभी भी क्रिया के भेद पूछेगा तो एक ही बार पूछता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद, कर्म, अकर्मक, सकर्मक। इसके अलावा कभी भी क्रिया का भेद नहीं पूछेगा, और जब भी पूछेगा तो उदाहरण दे देगा, तो वैसा वाक्य दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सा क्रिया। यदि आपके पास रूल है, अब ऐसे यूं ही बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सहायक क्रिया क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नाम सुने, जैसे किसी वाक्य को पूरा करने के लिए हम लोग है, हूँ, रहेगी, रहेगा, ये सारे जो लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी में उसको कहते हैं सहायक। कहता कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करता है। जैसे मैं कहूं मैं पढ़ाता, मैं सिर्फ इतने ही लिख दूं मैं पढ़ाता हूं, लगेगा ना कि कैसा उठपटा लिखे। और यदि मैं कहूं मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता को कहते हैं हम लोग सहायक क्रिया, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये क्या करता है, वाक्य को पूर्ण करने में, वाक्य को सार्थक बनाने में, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करता है, ठीक है। यदि मैं कह दूं मैं पढ़ाता, यहीं से आपका यही सहायक क्रिया जो होता है काल को भी बोध करता है, समय का भी बोध करता है। जैसे मैं कहता हूं मैं पढ़ाता हूं,
यानी वर्तमान की बात कर रहा है, और यहीं पर मैं कह दूं मैं पढ़ाता रहूंगा, ये भविष्य की बात कर रहा था। मैं पढ़ाता था, ये भूत की बात करता है, पास्ट की बात करता है। तो सहायक क्रिया से ही आपके काल भी पता चल जाते हैं। ठीक है, अब समझ गया सहायक क्रिया को छोटा मत समझिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर कहता है कि मैं बाजार जाता हूं। कहां जाता हूं? बाजार। यहां जाना क्या है? मुख्य क्रिया, वो क्रिया है नो डाउट, लेकिन जो हूं है वो क्या है? सहायक क्रिया है। वो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने का काम करता है। क्लियर हो गया? अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। मैं बाजार जाता हूं, ये जाना क्या है? मुख्य क्रिया है। हाँ, ये जो हूं है ये भी एक क्रिया है, ये सहायक क्रिया, इसी को कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या करता है कि किसी भी वाक्य को के अर्थ को स्थापित करता है। अब यहाँ पर मैं कहता सिर्फ बाजार, मैं बाजार जाता, क्या जाता? मैं बाजार जाता हूं। अब जब तक हूं रहेगा, रहेगी, था नहीं लगाइएगा तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होता है, ये अधूरा रह जाता है। समझिए, ये वाक्य को पूरा करने का काम करता है। समझ में आया आपको? हाँ, रहेगा, रहेगी। मैं पढ़ाता रहूंगा, तो वो रहूंगा क्या है? वो भी तो सहायक क्रिया है। मैं पढ़ाता था, थे, थी, रहूंगा, रहेगी, रहेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो रहा है। मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, तो जाऊंगा वो क्या है? सहायक क्रिया है। अब जाना देखिए, मैं बाजार जाऊंगा। अब यहां पर देखिए आपको एक चीज कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये तो बाजार जाना तो एक ही क्रिया है, बाजार जाना एक ही क्रिया, क्या इसमें सहायक क्रिया लगा हुआ है? जाऊंगा, ये जो गा लगा ना, ये कहीं ना कहीं उस क्रिया को मदद कर रहा है, मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया का काम कर रहा है। गागे, अब समझ गए? देखिए क्या, ने भोजन किया, भोजन करना सिर्फ मुख्य क्रिया हुआ? नहीं, भोजन करना ये तो अपने आप में क्रिया है। बाजार जाऊंगा, बाजार जाना। ठीक है, नहीं समझा? सहायक क्रिया का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि वह क्या करता है? किसी भी वाक्य को पूरा करता है, वाक्य को पूर्ण करने का काम करता है। हूं, रहेगा, रहेगी, था, थे, थी, जहां पर भी रहे, सिंपल सा वो सहायक क्रिया। आप समझ गए? आगे देखिए, इतना डिटेल आपको नहीं पूछा जाएगा कभी भी, सहायक क्रिया नहीं पूछा जाता है इतना, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्वकालिक का मतलब, पूर्व मतलब पहले और कालिक मतलब समय। पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होती है, ध्यान रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होती है। जैसे मैं कहूं मैं खाना खाकर सो गया, दो क्रिया हुआ ना, पहले खाना खाना और दूसरा सोना। तो जो काम पहले हुआ ना उसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, और इसीलिए इसका नाम रखा गया पूर्वकालिक क्रिया, कि जिसमें दो क्रियाएं हो और दो क्रियाओं में पहला क्रिया जो समाप्त होकर दूसरा क्रिया जो प्रारंभ हो, तो जो पहला क्रिया समाप्त हो उसी को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए कहता है कि वह क्रिया जिसके द्वारा कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। समझ गए? इससे प्रश्न आया हुआ था सहायक आचार्य के एग्जाम में, और एक पूछा गया था, यूपीएससी एस्टेट के एग्जाम कौन कौन दिए थे? दिए थे यूपीएससी एस्टेट का एग्जाम दिए थे? इसमें भी दो से तीन क्वेश्चन आया हुआ था पूर्वकालिक क्रिया से। इसमें कुछ पूछता नहीं है, बस क्या दे देगा, चार वाक्य दे देगा, तो चार वाक्य में पूछेगा कि कौन सा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा ध्यान रखेगा, पहचानने का तरीका, इसमें दो क्रिया रहेगा। जैसे मैं खाना खाकर सो गया, मैं पढ़कर खाना खाने चला गया, तो पढ़कर चला गया यानी पढ़ना पहला क्रिया, और उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
सबसे पहले तो पहचानने के लिए देगा और उसके बाद कहेगा कि कौन सा पूर्वकालिक क्रिया है। तो जो काम पहले होगा उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। पूर्व मतलब पहले। क्या? पूर्वकालिक इंग्लिश पता नहीं, देख लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, उदाहरण समझिएगा। रवि सर से पूछिएगा। देखिए क्या कहता है श्याम भोजन करके सो गया। भोजन करके सो गया, तो ये भोजन करना क्या हुआ? पूर्वकालिक। भोजन करना पहला क्रिया और सो गया दूसरा क्रिया, यानी ये काम किया तब वो दूसरा काम करने गया। ऐसा है कि भोजन कर ही रहा है, दोनों सो भी रहा है? ऐसा करते हैं? नहीं करते। अब बच्चे लोग करते हैं कि पता चलता है कि खाते खाते सो रहे हैं। तो जो काम पहले होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसे करने के बाद दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न की गई। ठीक है, और उदाहरण देखिए। अगला कहता है पुजारी ने नहाकर पूजा की। नहाना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। और पूजा करना क्या है? आपका दूसरा क्रिया हो गया। यानी जिस वाक्य में दो क्रिया रहे और जो पहला क्रिया होगा वही क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। चोर सामान चुरा कर भाग गया, इसमें कौन सा पूर्वकालिक क्रिया? चुराना। सामान चुराना और भागना दूसरा क्रिया। तो पहला क्रिया होगा वही क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब अगला देखिए नाम बोधक। ये क्या होता है? नाम बोधक जो है, हम लोग कहते हैं कि वह क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है नाम बोधक। जैसे मैं कहूं लाठी। लाठी शब्द क्या है? लाठी शब्द क्या है? संज्ञा है। संज्ञा, और उसमें मैं जोड़ दूं मारना, और दोनों मिला के क्या बनेगा? लाठी मारना। इसी को कहते हैं हम लोग नाम बोधक क्रिया। यानी वह क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है वह नाम बोधक क्रिया कहलाता है। जैसे क्या बोले? आप देखिए। ठीक है, यहां समझ गए? उदाहरण देखिए। अब ये लाठी क्या है? संज्ञा है, और मारना क्या है? क्रिया था ना। तो लाठी मारना यानी संज्ञा को और क्रिया को दोनों को मिला दे तो ये क्या कहलाता है? नाम बोधक क्रिया कहलाता है। उदाहरण देखिए। जैसे संज्ञा क्या है? लाठी। पानी क्या है? संज्ञा। लाठी मारना, पानी खोलना। सांप पीटना, सांप क्या है? संज्ञा, और पीटना क्रिया। ये दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा? नाम बोधक क्रिया। ये संज्ञा को मिला है। विशेषण को कैसे मिलाएंगे? जैसे मैं कहूं दुख। क्या दुख किसी का दिखता है? नहीं दिखता। खुशी दिखता है? नहीं दिखता। विशेषण में बता चुका हूं ये क्या होता है? नहीं दिखता। तो कहता है दुख या फिर दुखी। दुखी होना। होना क्या है? क्रिया। अब यहां पर दोनों मिलके क्या बन गया? दुखी होना। सुखी होना। सुखी होना, ये क्या हो जाएगा? अब यहां पर कहूं आंसू गिरना। आंसू गिरना। आंसू क्या है? आंसू क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? ये संज्ञा है, ये द्रववाचक संज्ञा है। अब आंसू को कैसे कहेंगे विशेष? आंसू गिरना। यदि मैं कहता दुख होना तब ये हो सकता था, क्योंकि वो दिखता नहीं। अब आंसू, आंसू दिखता है ना। तो आंसू गिरना, आंसू क्या है? संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा, और गिरना क्रिया है। तो विशेषण के साथ क्रिया लग जाए क्या बन जाएगा? नाम बोधक। क्लियर हुआ? अंतिम देखिए क्या होता है, अनेकार्थक। में हंसी आने वाला है थोड़ा सा, समझिए। अनेकार्थक का मतलब क्या होता है? अनेक अर्थ देने वाला। जैसे मैं कहूं खाना, तो जो खाना होता है वो सिर्फ खाने के लिए ही प्रयोग होता है। किसी को मार खाना भी खाना ही बोलते हैं। कोई हार जाता तो कहते हैं ना चित खा गया, यानी वो हार गया। तो खाना का अनेक जगह प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं अनेकार्थक क्रिया। समझ गए? पीना, आंसू भी पीना कहते हैं ना, कि दुख पी गया मतलब आंसू पी गया। घूट पीना, शराब पीना, पानी पीना, सब में पीना का प्रयोग होता है। तो जिस क्रिया का अर्थ अनेक जगह किया जाता हो
हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थक क्रिया। ठीक, कहता है वैसी क्रियाएं जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता हो वे अनेकार्थक क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं, वह हाथ खाता है, और देखिए क्या क्या खाएगा अभी, वह सबसे पहले क्या खाता है, भात खाता है, उसके बाद वह मार खाता है, भात खा लिया उसके बाद मार खाने गया। राम दूसरों की कमाई खाता है, अब वो खा रहा है तो अपने पिताजी की कमाई खा रहा है, ठीक है, कमाई खाता है। उसके बाद लोहे को जंग खाती है, लोहे को जंग खाती है, वह घूस खाता है। सोच लीजिए कि खाना का कहाँ कहाँ प्रयोग, और सबका अलग अलग अर्थ है। ठीक है, खाना समझते हैं, ये मन की तृप्ति, मार खाना ये मन को दुख होगा, दूसरों की कमाई खाना ये तो खैर कह ही नहीं सकते, जंग खाना लोहे को जंग खाना, और वह घूस खाता है। खाना सबका, जैसे पीना का मैंने बताया ना, पानी पीना, शराब पीना, दूध पीना, फूट पीना, आंसू पीना, सबका अपना अपना अर्थ होता है। कुछ उसी प्रकार से वैसे शब्द जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक क्रिया। समझ गए, यहां से आपका क्रिया का समापन होता है। अच्छा, मैं एक शब्द लिखता हूं, मैं देखना चाहता हूं समझे या नहीं समझे, बस सिर्फ क्या बोलते हैं वो, रामायण की तरह खत्म तो नहीं हो गया ना। आपके पास 4 क्रिया दिए हुए, मैं बैठ जाऊं, थोड़ा सा थक गया बहुत। ये कहता है एक है हंसना, एक है रोना, एक है पिलाना, और एक है गाना। 4 क्रिया है ना, आपको इसमें से कोई अलग दिख रहा है? आप खड़े रहिए, बताइए पिलाना कौन सा क्रिया, क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक, यानी किसी को मोटिवेट करना, आप पिला रहे तो क्या, बैठ जाइए, ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसीलिए मैंने दिया ताकि आप पहचान सके, इसी तरह से देता आपके एग्जाम में, और समझिएगा। बताइएगा ध्यान से कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खड़े जाइए, आपको ये एक वाक्य है, आपको बताना है ये कौन सा क्रिया का कालिक क्रिया, कैसे, क्योंकि इसमें ये वह गाना, बैठ जाइए, गाना गाना पहला क्रिया, और नाचना दूसरा क्रिया। अब इसमें बताइए गाना गाना पहला क्रिया या फिर नाचना पूर्वकालिक क्रिया, कौन सा, जो पहले हुआ, पूर्व मतलब पहले, तो जो काम पहले उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। समझ गए, एक उदाहरण और देते देख लिए, कोई देख लीजिए पहले। सर आप खड़े हो जाइएगा, आप बताइएगा, राधा पत्र लिखती है, ये अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। जिसमें कर्म हो वह सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो वह अकर्मक। ठीक है, और ये क्या है,
कर्म है? नहीं है ना, तो ये क्या होगा? अकर्मक हो जाएगा, सही है ना? बैठ जाइए। यहाँ पर क्या है, पत्र क्या है, कर्म कर रही है, क्या कर रही है, कर्म, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। रात भर, ये तो समय का बोध कर रहा है ना, ये कोई कर्म थोड़ी हो, यानी ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। ये क्या हो जाएगा, चलिए अभी इससे संबंधित तो देखिएगा ना। ठीक, आज यहीं तक। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐप वाले भाई बंधु बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सकर्मक और कोई दिक्कत, आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मिलते हैं अगले अगले क्लास में। सभी को बहुत बहुत हाँ, आज क्लास होगा 6 बजे। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ भेज दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है।